बेटा एंगल थीटा पर जाओगे ना तो एक रिंग आपको दिखेगी। एंगल थीटा पर जाओगे तो एक रिंग दिखेगी आपको। देखो बताते हैं कैसे। आप एंगल थीटा पर गए यहाँ, ऐसे आप एंगल थीटा पर जाओगे नीचे यहाँ, लेकिन ये तो स्फीयर है ना, तो स्फीयर है तो इधर बाहर भी तो आ सकते हो, ऐसे बोर्ड के पीछे साइड भी जा सकते हो। तो एंगल थीटा पर ऐसे कौन बनता हुआ दिखेगा आपको? क्या इमेजिनेशन हो पा रहा है आपको? अगर आप एंगल थीटा पर जाओगे तो एक कौन इसमें बनेगा बेटा, यहां से ऐसा कोनिकल फॉर्मेशन आएगा यूं। तो वो जो कोनिकल फॉर्मेशन जाकर काटेगा स्फीयर को, तो किस में काटेगा? रिंग में काटेगा। कोनिकल फॉर्मेशन जो बनेगा वो स्फीयर को जाकर एक रिंग पर काटेगा। ये देखिए, ये यहाँ एंगल थीटा है, यहाँ एंगल थीटा हो गया, तो इन दोनों को मिलाकर एक सर्कुलर रिंग इसमें दिखेगी आपको ये। तो इस पर एक छोटी सी पट्टी अगर अपन ले लें ये, तो इस पट्टी का जो एरिया है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इस पट्टी के यूनिट एरिया पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर होकर पहुंचेंगे एंगल थीटा पर, उसके लिए भाई फॉर्मूला है थोड़ा सा लॉन्ग, याद ही रखना है आपको। एन नॉट एन टी बाई 16, ये आपके मॉड्यूल का ही फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं सीधा सीधा। ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, करेक्ट। और आखिरी में Z1 Z2 अपॉन आर स्क्वायर के नॉट स्क्वायर, साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। बच्चों ये एक बड़ा ही बेकार सा फॉर्मूला है, इसमें आपको जो याद रखने वाली चीज है मैं बता दूं क्या है। आप मेनली इसमें याद रख लो दो चीजें, एक तो ये काइनेटिक एनर्जी और एक साइन थीटा, ये दो चीजें आप याद रख लो। इसमें कैसा सवाल आता है कि अगर 30 डिग्री पर 10 पार्टिकल स्कैटर होते हैं तो 60 डिग्री पर कितने होंगे, इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। तो क्या कर पाओगे? है ना? सवाल ऐसा आएगा या इस टाइप का बनता है कि अगर 30 डिग्री एंगल पर 10 पार्टिकल स्कैटर होकर पहुंचते हैं तो 60 डिग्री एंगल पर कितने पार्टिकल स्कैटर होकर पहुंचेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं तो रेशो ले लेंगे अपन। तो साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 की पावर 4 हो जाएगा, करेक्ट। कौन इसमें क्या है बेटा, एन नॉट इसके अंदर नंबर ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल है पर यूनिट एरिया ऑफ टारगेट। टारगेट मींस जिस पर आपने फेंका है गोल्ड की फॉइल। एन इसके अंदर नंबर ऑफ एटम इन फॉइल पर यूनिट वॉल्यूम है बेटा ये। फॉइल की यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ एटम है वो स्मॉल एन है और टी फॉइल की थिकनेस है। थिकनेस ऑफ फॉइल। बच्चों ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने, इनके प्रूफ हैं, हम प्रूफ कर सकते हैं इनको, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज्यादा भी लगना है, लेक्चर पूरा जाएगा प्लस हमारे सिलेबस के बाहर है वो। है ना? ठीक है, फॉर्मूला याद करना है बेटा, लेकिन अपने को इन दोनों फॉर्मूले को याद करना है। भले ही फॉर्मूला पूरा याद ना हो तो एटलीस्ट आपको दो बातें याद हो। कौन सी?
के नॉट और थीटा, ये दो चीजें आपको याद होना चाहिए, इसमें भी और इसमें भी। और आर जो है ना यहाँ पे, आर इसका रेडियस है, आर इसका रेडियस है ये। जिस स्पेरिकल स्क्रीन को हमने लिया है, इस स्क्रीन का रेडियस है आपका आर। ठीक है, इसके बाद डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, शायद आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा। ये इसी का पार्ट है बेटा, रदरफोर्ड मॉडल की बात कर रहा हूं मैं। इसके प्रूफ का पीडीएफ फोटो, हाँ मैं इसका प्रूफ लिख के भेज दूंगा आपको, और समझ में आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी में हम देखते हैं बेटा, रदरफोर्ड मॉडल के अंदर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर 180 डिग्री स्कैटरिंग, 180 डिग्री स्कैटरिंग करवाना है अपने को। 180 डिग्री स्कैटरिंग करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या रहेगा बेटा? ठीक है, समझो इसको। ये आपका टारगेट है, Z2E, ये इस पर चार्ज है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, मुझको स्कैटरिंग 180 डिग्री चाहिए। एकदम सही आंसर है आपका, स्कैटरिंग मुझको 180 डिग्री चाहिए, तो इंपैक्ट पैरामीटर कितना रखूंगा मैं? इंपैक्ट पैरामीटर अपन 0 रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो अपन ने सीधे यहां से फेंका इसको सामने की तरफ, तो अल्फा पार्टिकल है, ये Z2 मान लो, करेक्ट। तो इस पर चार्ज होगा Z2E, ये इसका चार्ज है, और ये इसका चार्ज है Q2। काइनेटिक एनर्जी इसकी के नॉट मान लो। अब देखिए, जैसे जैसे पास में जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज से रिपल होगा, तो स्लो होता जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर ये रुकेगा। सुन पा रहे हो अभी? हम्म, 2 मिनट भाई। को होस्ट कौन है मेरे साथ? बेटा आप
इसमें प्लीज थोड़ा सा डिस्टरबेंस ना करें प्लीज। एलन इंदौर नाम से को होस्ट जो भी मेरे साथ हैं वो माइक को ऑन ऑफ ना करें, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहां पर अल्फा पार्टिकल हमने फेंका, मिनिमम डिस्टेंस पर जाकर ये रुका, फिर रुककर ये वापस आया। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पर जाकर क्या बन जाएगी, पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ काइनेटिक तो जीरो है। तो हम सीधा एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/4πε0। बेटा इसका चार्ज Z2e Z1e और इसका चार्ज Z2e, तो Z1 Z2 E स्क्वायर, और अपॉन में पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हो ना तुम, तो R0 आएगा। कौन सा फॉर्मूला है ये, K Q1 Q2 R वाला बेटा, पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला। तो यहां से तुम R0 की वैल्यू लिख सकते हो 1/4πε0 Z1 Z2 E स्क्वायर अपॉन K0। बच्चों ये होता है आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये किस समय की बात है, जब बी आपका 0 है, 180 डिग्री स्कैटरिंग की बात चल रही है बेटा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर। स्क्वायर आएगा किस पे, आर पे क्यों आएगा बेटा स्क्वायर, फोर्स पे आता है, एनर्जी पे नहीं आता है। फोर्स वाले फॉर्मूले में यहाँ पे स्क्वायर आएगा, एनर्जी में तो पावर 1 होती है आपकी। तो देखिए अब इसमें एक बात और भी है कि सपोज करो अगर बी 0 नहीं है, अगर बी 0 नहीं है तो तब तो R0 नहीं होगी बेटा, डिस्टेंस कुछ और होगी। हम देखते हैं क्या हो सकती है। तो हेडिंग है आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इफ बी नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट। तो ये कहां से आएगी समझिए, ये न्यूक्लियस आपका फिक्स है, इसका चार्ज है बेटा Z2e, Z2 इसका एटॉमिक नंबर है। अल्फा पार्टिकल यहां से फेंका है आपने जिसका चार्ज है 2e, है ना, लेकिन मैं इसको Z1 बोल रहा हूं। कभी मान लो सवाल आया जिसके अंदर उसने अल्फा की जगह कुछ और फेंक दिया, अल्फा की जगह पर उसने प्रोटॉन फेंका, तो उसका Z कितना होगा, 1 होगा, इस तरीके से। या उसने लिथियम का आयन फेंक दिया तो वो चेंज कर सकता है। तो इसलिए मैं इसको जनरल केस में लेकर चल रहा हूं, तो इसको मैं Z1e बोल देता हूं इसके चार्ज को। ये अपना इंपैक्ट पैरामीटर है बी, यहां से आपने फेंका K0 की काइनेटिक एनर्जी से, बेटा जैसे जैसे आगे जाएगा इससे रिपल होगा, तो रिपल होकर ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। तो देखिए ये डिस्टेंस आपकी ज्यादा है, फिर यहाँ पे डिस्टेंस कम होती जा रही है, जिस समय डिस्टेंस होगी मिनिमम, तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर मिलेगा आपको। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने देखी यही मिनिमम डिस्टेंस है अपनी डी, क्योंकि इसके बाद तो ये वापस से इंक्रीज होगी। क्या आपको लोकेशन समझ में आ रही है कि वहीं पर क्यों मिनिमम है वो।
परपेंडिकुलर के केस में मिनिमम होगी, उसके पहले भी ज्यादा थी, उसके बाद में भी ज्यादा है। ठीक है बेटा, यहां पर इसकी स्पीड को v मान लो और यहां पर इसकी स्पीड थी v नॉट, करेक्ट। तो इसमें अपन लगा सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। आपने 11th क्लास में रोटेशन में पढ़ा होगा कि जब किसी बॉडी पर टॉर्क जीरो होता है, जब किसी बॉडी पर टॉर्क जीरो होता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। याद आ रहा है क्या आपको? यस। तो यहां पर अपन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि जो फोर्स होगा वो तो हमेशा इसी पॉइंट से पास होगा। फोर्स ऑफ रिपल्शन का लाइन ऑफ एक्शन तो बेटा यहीं से निकलेगा ना, चाहे पार्टिकल कहीं भी हो। तो इसीलिए टॉर्क हमेशा जीरो मिलेगा हमें। जैसे मैं डायग्राम अलग से एक बना के बता दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये चार्ज आपका Q2 है, चार्ज Q1 चाहे कहीं पर भी हो, मान लो यहां पर है वो, तो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा ये इस पॉइंट से तो पास हो रहा है, यहां से, तो फिर इसका टॉर्क कितना हुआ? जीरो। तो टॉर्क अगर जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तो यहां पर हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। करेक्ट। बेटा देखिए ध्यान से, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो। लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ध्यान से सुनना बेटा, इस इंस्टेंट पे लीनियर मोमेंटम होगा mv नॉट ये, और इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इसको जाने दो सीधा ऐसे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हें ये दिखेगी ऐसी, जो डेफिनेटली किसके बराबर है? b के बराबर है। बिल्कुल बेटा, एग्जैक्टली। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा mv नॉट b और फाइनल एंगुलर मोमेंटम mv इंटू d, ऐसे m से m काटिए तो आप लिख सकते हो भाई v इक्वल टू v नॉट b अपॉन d। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके आगे अपन चलते हैं। बच्चों एक बात बताओ, और कौन सा लॉ लगा सकते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें? वैसे लगता नहीं है, पर रदरफोर्ड ने माना था कि लग जाता है। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग अगर अपन चलें तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। यहां पर काइनेटिक एनर्जी आपकी के नॉट, यहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई नॉट Z1 Z2 E स्क्वायर अपॉन डी। बेटा इक्वेशन चेक कर लो, कोई डाउट हो तो बता देना। बेटा मैक्सवेल नहीं लगाने देता अपने को एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, उस पर फोर्स लगता है और वो एक्सेलरेट होता है, तो वो रेडिएशन के थ्रू एनर्जी निकालता है, जो अभी अपन नेग्लिजिबल मानकर चल रहे हैं। करेक्ट। हाँ तो सुनो, इस इक्वेशन में जो इनिशियल आपकी काइनेटिक थी वो वहां पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है। बेटा वैल्यू प्लेस करेंगे अपन 1/2m v स्क्वायर की वैल्यू यहां से v नॉट स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, फिर प्लस, अब एक पॉइंट में बता रहा हूं आपको सुनना,
ये जो पूरी स्टेप है डी छोड़ के, तो जो डी छोड़ के वाला केस है ना, इसको मैं लिख सकता हूं के नॉट आर नॉट। और ये आर नॉट कौन सा वाला है पता है? जो 180 डिग्री स्कैटरिंग वाला था ना, वो वाला आर नॉट है ये, एक बार देख लो। ये आर नॉट कौन सा वाला लिया है मैंने? 180 डिग्री वाला आर नॉट मैंने लिया है। यस, इसको यहाँ पे अलग से लिख देना बेटा, साइड में एक्सप्लेन कर देंगे अपन। जहां पर आर नॉट हमने इसको बोला है 1/4πε0 Z1 Z2 E स्क्वायर अपॉन के नॉट, इसको अपन ने आर नॉट बोला है। तो फिर ये जो नंबर आएगा ना ये वाला, ये आर नॉट इंटू के नॉट हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब देखो फाइनली सुनो क्या हो रहा है, के नॉट इक्वल टू, क्या तुम इसको के नॉट बोलोगे? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये भी के नॉट ही है, के नॉट बोल दो। फिर प्लस आर नॉट के नॉट अपॉन डी। बच्चों के नॉट सब में कॉमन है, काट दीजिए। करेक्ट, तो के नॉट को कॉमन लेकर काटा और डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन आपको मिल रहा है डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस आर नॉट डी, या फाइनली लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस आर नॉट डी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ बच्चों, क्या इक्वेशन समझ में आ रहा है आपको? क्वाड्रेटिक है। तुम एक बात बताओ ना, तुम्हारा पॉइंट पूछ लो कि तुम्हें कौन से स्टेप में डाउट है, मैं वहां से क्लियर कर दूंगा तुम्हें। लास्ट वाला, सेकंड वाला, ठीक है बता रहा हूं वापस, देखना ध्यान से। ये वाले स्टेप तो समझ में आ गई है सबको, इस वाले स्टेप की बात कर रहा हूं। तो इसमें v की वैल्यू रखी है मैंने यहाँ, ठीक है। तो v क्या था, v नॉट बी अपॉन डी, तो v स्क्वायर होगा v नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। और ये जो अपन ने पिछला वाला आर नॉट निकाला था 180 डिग्री स्कैटरिंग वाला आर नॉट, ये पिछले वाले केस का, उसमें ये वैल्यू आई थी। तो फिर अपन इस नंबर की जगह पर ये जो नंबर है पूरा, बेटा इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं? क्या अपन आर नॉट के नॉट नहीं रख सकते यहाँ? अब तो ठीक है ना। और इसके बाद जैसे तुम रखोगे आर नॉट के नॉट, तो ये जो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है ये तो आपका के नॉट हो जाएगा। यहाँ पे देखो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर बराबर के नॉट, यहाँ सारे के नॉट आपने काट दिए, ये के नॉट के नॉट के नॉट कैंसिल हो गए और डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आएगा डी स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा बी स्क्वायर, और डी स्क्वायर में आएगा तो डी कटेगा एक बार, ऐसा बच जाएगा। लास्ट स्टेप में माइनस भी आएगा। माइनस कहां पर आएगा बेटा? ये जो बी स्क्वायर है ये इधर आकर माइनस होगा, ठीक है। अब इसमें से अपने को डी निकालना है। हमारा जो सवाल था भूलना मत, हमारा सवाल था कि यहाँ पर डी की वैल्यू निकालना है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डी की वैल्यू हमें मिलती है आर नॉट प्लस अंडर रूट ऑफ आर नॉट स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4b स्क्वायर मिलेगा और इसके अपॉन में 2 मिलेगा। बेटा माइनस वाला अपन नहीं लेंगे, वो नेगेटिव आंसर दे रहा है, ठीक है। डिस्टेंस को अपन नेगेटिव नहीं बोलेंगे, तो नेगेटिव वाले आंसर को मैंने हटा दिया। इस तरीके से हमको इतनी मिलती है क्लोजेस्ट डिस्टेंस। ये कब की बात है? जब b इज नॉट इक्वल टू 0,
एक काम करो, इसी में b बराबर 0 रख के एक बार वेरिफिकेशन ले लो। अगर b बराबर 0 रखोगे तो d बराबर आर नॉट होना चाहिए। है ना? अगर b को रखेंगे अपन 0 तो d बराबर आर नॉट होना चाहिए, क्योंकि b बराबर 0 पर आर नॉट ही था वो। ठीक है, हाँ बेटा, बिठा देना है इसको। इसमें एक आखिरी चीज बेटा और बताऊंगा मैं आपको। if target is not very heavy and it is free to move, then distance of closest approach इसको पहले सुन लो क्या चीज है। जो टारगेट अपना था जिस पर हम फेंक रहे थे इसको, वीडियो लैग कर रहा है, सभी के लिए कर रहा है क्या? नहीं, नहीं कर रहा है, ठीक है बेटा। तो ध्यान दीजिए, जिस टारगेट पर हमने अल्फा पार्टिकल फेंका था वो पार्टिकल बहुत हेवी नहीं है, इज नॉट वेरी हेवी, और साथ ही साथ इट इज फ्री टू मूव, वो मूव भी कर सकता है। मतलब ऐसा मान लो कि सामने भी अल्फा रखा है और इधर भी अल्फा रखा है, इधर से अल्फा फेंका, सामने भी अल्फा ही है, तो क्या वो रेस्ट में रखा रहेगा? नहीं बेटा, जब फोर्स लगेगा ना तो वो सामने वाला टारगेट भी मूव कर जाएगा। तो देखिए अब हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। और हेड ऑन का क्या मतलब है? बिल्कुल सीधे फेंकना है आपको, आमने सामने। तो ये देखिए, यहां से आपने फेंका Z1E को, मास इसका m, काइनेटिक एनर्जी K नॉट, वेलोसिटी V नॉट, और ये जो सेकंड है आपका टारगेट Z2E, मास कैपिटल M, और ये रेस्ट में रखा है। लेकिन इस बार ये फिक्स नहीं है, ये फ्री टू मूव है, तो जैसे ही रिपल्शन आएगा तो ये खुद भी आगे जाएगा बेटा। प्लस प्लस है, रिपल तो करेंगे करेंगे। तो देखिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहां पर होगी। अगर आपको यह पता है तो मुझे बता देना, नहीं तो मैं समझाऊंगा। जहां पर दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी, जहां पर दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी वहां पर आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मिलेगी। रिलेटिव मोशन 0 होगा, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, एकदम सही बोल रहे हो। देखिए जब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगी, मतलब डिस्टेंस जो कम हो रही थी
वो उस समय पर कांस्टेंट हो गई, डिस्टेंस जो हो रही थी कम, तो वो कांस्टेंट हो गई, फिर बढ़ने स्टार्ट हो गई। तो जैसे डिस्टेंस रुकी तो वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? 0। और जब रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी तो दोनों वेलोसिटी कैसी होंगी इसकी? सेम होंगी डेफिनेटली। यस, ठीक है। तो आपने अगर कॉलिजन में एक फॉर्मूला पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी लॉस वाला, अगर आपने परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी लॉस का फॉर्मूला पढ़ा है तो मैं जल्दी करा दूंगा, अदरवाइज मुझको थोड़ा टाइम लग जाएगा। पढ़ा है तो सुनो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। हाँ बेटा, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी लॉस इसके अंदर होगा वो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा। जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा वो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। ऐसे काइनेटिक एनर्जी लॉस का फॉर्मूला होता है m1 m2 अपॉन ट्वाइस m1 प्लस m2 इंटू रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी लॉस का फॉर्मूला है। मैक्सिमम इतना लॉस हो सकता है, और ये पोटेंशियल में जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी? 1/4πε0 z1 z2 a स्क्वायर अपॉन डी। ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब m1 की जगह पर m रख दो, m2 की जगह पर कैपिटल M अपन रख लेते हैं अगली स्टेप में। तो 1/2 m इंटू कैपिटल M अपॉन m प्लस कैपिटल M। रिलेटिव स्पीड आपकी इनिशियली देखो ये तो 0 पे था, तो v0 ही रिलेटिव होगी बेटा, तो ये v0 स्क्वायर होगा। अच्छा, इसको ऐसा लिख दूं क्या मैं? r0 के नॉट बाई डी, जैसा पहले लिखा था, है ना? ठीक है। और एक चीज और बता दूं, हाफ m v0 स्क्वायर, ये वाला हाफ, ये स्मॉल m और v0 स्क्वायर, इन तीनों को मैं ऐसे कंबाइंड क्या लिख सकता हूं? के नॉट r0 के नॉट अपॉन डी। दोनों के नॉट मैंने काट दिए तो मुझको डी मिल जाएगा m प्लस m अपॉन कैपिटल M इंटू r0। ये, और जो r0 है, r0 वही पुराना वाला है बेटा। r0 वही पुराना वाला है, 1/4πε0 z1 z2 ए स्क्वायर अपॉन के नॉट। इसको अपन ने r0 कहा था पहले। अच्छा, सोच के बताओ, इस वाले केस को उस केस में कैसे कन्वर्ट करोगे? फर्स्ट वाले केस में बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो सेकंड वाला न्यूक्लियस है ये वाला, अगर मैं इसके मास को इन्फिनिटी कर दूं या बहुत ज्यादा कर दूं, है ना, अगर इसके मास को मैंने इन्फिनिटी कर दिया या बहुत ज्यादा कर दिया तो फिर मूव नहीं करेगा, और ये अपना वही वाला केस हो जाएगा रदरफोर्ड वाला। करेक्ट। तो या तो इसको इन्फिनिटी कर दो या इसको नेग्लिजिबल कर दो, एक ही बात है। तो जैसे ही तुम स्मॉल m को नेग्लिजिबल मास करोगे, इसको अच्छा हैवी कर दोगे, अभी ये हैवी नहीं था, अब आप इसको हैवी कर दो, तो अगर स्मॉल m नेग्लिजिबल होगा तो ये 0 हो गया, m से m कटा, d बराबर r0। ठीक है। बेटा इसको इफेक्ट पैरामीटर के साथ मान लो, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस होगा। राइट साइड में ऊपर z1 z2
ए स्क्वायर कहाँ पे, ये सही तो है, ये पोटेंशियल एनर्जी है ना इसकी, 1/4πε0 Z1 Z2 ए स्क्वायर अपॉन डी। अच्छा दोनों Z1 लिख दिया है, अरे यार प्लीज सही कर लेना, ये मिस्टेक हो गई मुझसे, ये Z1 Z2 अब ठीक है। बी की वैल्यू याद करें, देखो इसको याद रखना आसान है, और अगर इसको पूरे को याद रखोगे बड़े को Z1 Z2 1/4πε0 के साथ तो थोड़ा मुश्किल दिखेगा तुम्हें, तो R0 को अलग से याद कर लो और ये बाकी फॉर्मूला R0 की टर्म्स में याद कर लो तो आसान लगेगा। लेकिन अगर जैसे मान लो एक सवाल में करके बताता हूं आपको, रिपेल क्यों नहीं हुआ बेटा, रिपेल हुआ ना तभी तो चला ये पार्टिकल तभी तो मूव हुआ आगे, इसको वेलोसिटी तभी मिली जब ये रिपेल हुआ, तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, ये जो v है ना ये v0 से कम है, रिपल्शन लग रहा है ऐसे ही फोर्स, तो ये वाला स्लो होता जा रहा है और ये वाला फास्ट होता जा रहा है, तो जिस समय पर दोनों की स्पीड बराबर होगी उस समय पर डिस्टेंस मिनिमम है, उसके बाद ये हो जाएगा फास्ट और ये रह जाएगा स्लो, तो फिर सेपरेशन इंक्रीज हो जाएगा। ये सिचुएशन अलग से बताऊं क्या मैं तुम्हें कि कैसे क्रिएट हो रही है सेम स्पीड वाली, हाँ ठीक है देख लो मैं समझा देता हूं। जैसे सपोज करो कि ये पार्टिकल है अपना और ये रहा, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, ये तो बात पक्की है, रिपल्शन तो लगेगा बेटा, ये फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, इसकी वेलोसिटी v0 थी और इसकी वेलोसिटी 0 थी ऐसे, तो अब जो फोर्स लगेगा ना ये इसको आगे वेलोसिटी देगा, लेकिन इसको देखो रिटार्ड कर रहा है, ये वेलोसिटी के अपोजिट फोर्स है, तो ये वेलोसिटी कम होती जाएगी ये बढ़ती जाएगी, मान लो थोड़ी देर के लिए कि वेलोसिटी आपकी 10 है और ये 0 है, एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, तो अगली स्टेप में क्या होगा, ये फोर्स लगेगा पीछे तो ये स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है, ये 10 की जगह 9 हो गई, ये वाली जो स्पीड है ये बढ़कर आपकी 4 हो गई, ये सेपरेशन आपका आ रहा है अभी, बेटा फोर्स तो अभी वैसे ही लगेगा जैसे लग रहा था। अब फटाफट इतना बता दो खत्म करेंगे जल्दी, ये 9 है और ये 4 है, तो क्या अभी भी ये पास में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, देखिए ये स्लो है ये फास्ट है, तो इनके बीच का सेपरेशन कम हो रहा है, देन इट इज नॉट मिनिमम डिस्टेंस, लेकिन बेटा फोर्स तो पीछे लग रहा है तो ये स्पीड अभी और कम होगी या अभी और बढ़ेगी, तो मान लो ये कम होकर हो गई 7, डिक्रीज तो हो रही है ना वो लगातार, तो ये 7 पे आ गई और ये बढ़कर 7 पे आ गई, ये तो इस समय जो डिस्टेंस है यही मिनिमम है। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा अब ये जो फोर्स है ये लग रहा है आगे, तो ये वाली स्पीड तो 7 से ज्यादा हो जाएगी, इसके जस्ट बाद में ये वाली स्पीड 7 को एक्सीड कर जाएगी, और ये वाली जो स्पीड है इस पर फोर्स पीछे लग रहा है ये 7 से कम हो जाएगी, मतलब ये वाला हो जाएगा स्लो और ये हो जाएगा फास्ट, तो फिर सेपरेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये सेपरेशन अपना डबल से बढ़ना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब हटा दें इसको, मींस आपको मिनिमम सेपरेशन तभी मिलता है जब दोनों वेलोसिटी बराबर होती है, उसके बाद ही फिर से इंक्रीज होती है। थोड़े कॉलिजन के कॉन्सेप्ट हैं बेटा, मोमेंटम के कॉन्सेप्ट हैं,
ठीक है, तो सवाल तो बेटा आप करोगे तो फटाफट बन जाएंगे, सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। अब इस मॉडल की लिमिटेशन क्या थी? ये मॉडल दो चीजें नहीं बता सका। एक तो ये कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आजू बाजू घूम रहा था तो वो एक्सेलरेटेड था, है ना? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आजू बाजू घूम रहा था तो वो एक्सेलरेटेड था, तो उसको एनर्जी रेडिएट करना चाहिए मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, और एनर्जी रेडिएट करेगा तो वो न्यूक्लियस के पास में आता जाएगा, फाइनली न्यूक्लियस के अंदर उसको गिर जाना चाहिए। और सेकंड, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रल लाइन है ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्यों बनता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसने काफी कुछ जानकारी दे दी एटम के बारे में, इसलिए बहुत ही काम का मॉडल था। इसके बाद जो नेक्स्ट अपना आता है बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। बेटा यहां पर हाइड्रोजन लाइक का क्या मतलब है? सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो उस पर ही बोर मॉडल लगता है बस। और ये एग्जैक्टली वही है जो 11th में आपने पढ़ा है, मैं इसमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा आपका। इसने बोला है कि जब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, ऐसा इसने बताया। ठीक है, सर्कुलर मोशन के लिए जरूरत किसकी पड़ती है? सेंट्रीपेटल फोर्स की। तो सेंट्रीपेटल फोर्स इनको कूलॉम के फोर्स से मिलता है, 1/4πε0 E² r², और ये इसकी स्पीड है v। तो सबसे पहली बात कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स है mv²/r ये कूलॉम फोर्स से मिलता है, करेक्ट बेटा? ये इक्वेशन नंबर 1। हम केवल हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, अभी हम हाइड्रोजन लाइक की बात नहीं कर रहे। जब हाइड्रोजन लाइक लोगे ना तो यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा हो सकते हैं, बट हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन है। ठीक है, सेकंड इनसे पूछा कि ठीक है भाई, जब ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी रेडिएट क्यों नहीं कर रहा? तो इन्होंने कहा कि हाँ, ये उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है किसी ऑर्बिट में तो उन ऑर्बिट के अंदर एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड होती है मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूमेगा तब तक उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, वो तभी चेंज होगी जब वो ऑर्बिट को चेंज करता है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तभी चेंज होगी जब वो ऑर्बिट को चेंज करता है। नहीं, वो एक्सप्लेनेशन नहीं दिया ना इन्होंने भाई, बोर मॉडल में एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्ट? तो वो आगे क्वांटम मॉडल वगैरह में उस चीज को देखा गया तो काफी कुछ सही मिला। तो इन्होंने ये बोला कि नहीं, मैक्सवेल का तो गलत जा रहा ना इसके अंदर भी, लेकिन क्वांटम मॉडल जो बाद में देखा गया उससे जब मैच किया गया तो इनके जो रिजल्ट है हाइड्रोजन एटम के लिए बिल्कुल ठीक थे, कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं थी। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन कुछ डेफिनिट ऑर्बिट में ही घूम सकता है, कहीं पर भी नहीं घूम सकता। ठीक है, और उनकी एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होते हैं। तो क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम का इन्होंने कंसेप्ट दिया अपने को। तो इसका जो मेन पोस्टुलेट है बोर का, यही अपना मेन पोस्टुलेट है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है mvr ये क्वांटाइज्ड होता है, और ये h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यहां पर h वही है बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट,
अच्छा एक और बात सुनो, ये भी इन्होंने बोला कि होता है, क्यों होता है एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। ये अपन ने देखा था कि डी ब्रॉगली के फॉर्मूले से प्रूव हुआ था ये। इनका मेन पोस्टुलेट ये है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का क्या मतलब है कि इस मिनिमम वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है। तो यहां पर, और ये जो पोस्टुलेट है ये इन्होंने प्रूव नहीं करा, ये डी ब्रॉगली के फॉर्मूले से प्रूव हुआ था, अपन ने देखा था इस चीज को। तो ये दो ही इसके मेन पोस्टुलेट हैं जिनसे अपन सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे कि अगर अपन इसकी रेडियस निकालना चाहें कितनी है तो बड़ी आसानी से बन जाएगी। फॉर्मूले फॉर बोर मॉडल, फर्स्ट रेडियस निकालना चाहते हैं ऑफ nth ऑर्बिट। बेटा इन दोनों इक्वेशन से हम बना सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड आपको v मिल जाएगा इसके अंदर nh अपॉन 2 पाई mr, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां पर एक r से r कैंसिल करो और v स्क्वायर की जगह पर इसको रखो, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर में। बेटा एक आर हमने काट रखा है तो ये आर बचा। फाइनली ये आर स्क्वायर ऊपर आएगा और ये सिंपल आर बचेगा, और ये सबको इधर लेकर आओ। देखो बेटा क्या बन रहा है, यहां पर आपको मिलेगा एच स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई काट सकते हो, पाई नीचे बच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जा रहा है, एम नीचे मिलेगा आपको, करेक्ट, और ए स्क्वायर नीचे आएगा, इसके साथ में एन स्क्वायर आ रहा है। ये जो डाटा है ये डाटा हमारे किसी काम का नहीं है एक्चुअली। हम कैलकुलेशन जब सवालों के करेंगे तो ये सब वैल्यू रखना पॉसिबल थोड़ी होगा कैलकुलेट करने के लिए, है ना। तो वहां पर क्या है, इनकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो हमें याद रखनी पड़ती है। जैसे ये जो पूरा है आपको पता तो है, केमिस्ट्री में पढ़ाया आपने, जो आर नॉट की वैल्यू है ये कितनी होती है बेटा, 0.529 होती है ये, हम 0.53 भी लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में होती है। हाँ ये एंगस्ट्रॉम के अंदर है। और ये ग्राउंड स्टेट की रेडियस है बेटा, जो फर्स्ट ऑर्बिट है n बराबर 1, तो n बराबर 1 रखोगे तो आपको ये रेडियस मिलेगी, और जो अदर रेडियस है आपकी वो आपके n स्क्वायर पे चलेंगी। सेकंड ऑर्बिट की रेडियस इससे 4 टाइम्स होगी, थर्ड की इससे 9 टाइम्स होगी, ठीक है। तो बेटा ये तो हो गई इसकी रेडियस। कुछ 2-3 फॉर्मूले हम देखेंगे इसके, बाकी इसमें प्रोपोर्शनलिटी इंपॉर्टेंस है बेटा, इनमें यह डेटा या इंपॉर्टेंस नहीं है, ये कोई नहीं पूछने वाला आपसे एग्जाम में। ये चीज आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये पावर इंपॉर्टेंट है कि आर एन पर कैसे डिपेंड करता है, तो एन स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो सीधा जो सवाल बनता है कि अगर सेकंड ऑर्बिट की रेडियस आर है तो पांचवें ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी, इस टाइप का सवाल बनता है। समझ गए बात को। तो एन से हम निकाल सकते हैं। डेरिवेशन नहीं पूछेगा ना बेटा आपको, नीट में क्यों पूछेगा डेरिवेशन, और बोर्ड में आएगा तो आप इतना कर दोगे, क्या दिक्कत है।
तो 2-3 डेरिवेशन हम देखेंगे, उसके बाद फिर हम प्रोपोर्शनलिटी को देख लेंगे। तो सुनिए, सेकंड हम इसकी स्पीड निकालते हैं। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो बेटा ये भी वहीं से निकलेगी। आर की जो वैल्यू हमने निकाली है इसको अपन स्पीड वाले फॉर्मूले में रखेंगे, है ना। अपना एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई था। तो एम वी आर की वैल्यू प्लेस कीजिए, यही वाली एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ए स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। बेटा यहां से v निकाल लो। तो जरा चेक कीजिए कि इसमें v क्या होगा। n तो नीचे आ जाएगा आपका, h एक कैंसिल होगा, पाई से पाई भी कैंसिल, बढ़िया। तो ऊपर मिलेगा आपको m भी कैंसिल हुआ, ठीक है, e स्क्वायर अपॉन h एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये वाला 2 बचेगा आपका, और इसके साथ में 1 अपॉन n बच रहा है। वन अपॉन एन इसके साथ में बचेगा। ये जो नंबर आ रहा है ना आपका, ये मुझे पक्का डाटा याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ जो याद है मैं बता देता हूं। ये शायद आप कंफर्म कर लेना, c अपॉन 137 होता है। c इसमें लाइट की स्पीड होती है। तो आप ये तो याद कर लेना, और इसको मॉड्यूल से या कहीं से देख के कंफर्म करना बेटा, किसी किताब से, मुझे पूरा याद नहीं है इसकी वैल्यू। ऐसे ठीक है। तो जो स्पीड है वो n से इनवर्स होती है, मतलब स्पीड सबसे ज्यादा ग्राउंड स्टेट में होती है। बस बेटा एनर्जी और देखना है अपने को, बस, और कुछ नहीं। एनर्जी की हम बात करते हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर। एनर्जी की बात हम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ गई बेटा हाफ एम वी स्क्वायर, इसी का स्क्वायर करेंगे हम, तो e टू द पावर 4 अपॉन 4h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी फाइनली मिलेगी आपको m e टू द पावर 4 अपॉन 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। ये जो पूरा कांस्टेंट आया आपका, ये जो पूरा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट आपका आर सी एच के बराबर होता है। इसके अंदर अपन आर को रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, आर को हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, और इस ब्रैकेट की वैल्यू 13.6 होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। आर इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट।
ये तो हो गई बेटा काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, तो E²/4πε0। बेटा 1/R, R का जो फॉर्मूला था ना उसको पलटा दो। R का फॉर्मूला हमने बनाया था h²ε0/πma², तो इसको अपन पलटा देंगे πma²/h²ε0। R में ऊपर n² था, यहाँ पे नीचे हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला बनेगा, हाँ एक और खास बात है प्लीज, Q1 Q2, तो Q1 आपका पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस, और Q2 आपका नेगेटिव चार्ज है, तो जो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो माइनस होगा। न्यूक्लियस पर है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर है नेगेटिव चार्ज, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस साइन के साथ आएगा बेटा। अब ये जो नंबर आपका बना है, पाई से पाई काट दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका m⁴ अपॉन 4h²ε0² इंटू 1/n² माइनस साइन के साथ। बेटा देख कर बताओ, क्या काइनेटिक में भी यही था कि कुछ अलग था? काइनेटिक एनर्जी उससे हाफ है ना? हाँ साइन तो है उसका चेंज, बट अगर इसको 2 से डिवाइड अपन करें तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, या काइनेटिक एनर्जी को अपन 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये मिल जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये एनर्जी होगी -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और आखिरी में टोटल एनर्जी, तो अगर टोटल एनर्जी की बात करोगे तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है। बेटा पोटेंशियल है -2K, तो टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक कितनी थी? RCH थी, 1/n²। ये आपकी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। मतलब आप कह सकते हो कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर है, साइन अपोजिट है दोनों के। ठीक है बेटा, कल हम इसके सवाल करेंगे बेटा। हाँ ग्रेविटेशन में भी फोटो सेल नहीं की हुआ बेटा। फोटो सेल जो अपन ने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर उसमें अपन कैथोड के एरिया को ज्यादा कर दें, तो कैथोड और कलेक्टर जो प्लेट है उसके एरिया अपन ज्यादा कर दें तो ज्यादा करंट देगा क्या वो? जल्दी बताओ। अरे ज्यादा एरिया करोगे, ज्यादा लाइट इंसिडेंट कराओगे तो करंट आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, है ना? तो जब स्ट्रॉन्ग करंट देगा तो वो सेल के जैसे बिहेव कर लेगा। तो वही है, वो कुछ अलग नहीं है। आप उसको जस्ट एक बार रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा। हाँ ऊपर की शेल में वेलोसिटी डिक्रीज होगी बेटा। ट्रांजिस्टर नहीं हुआ क्या? ट्रांजिस्टर आपका
अरे आपको पीएचडी सर ने कराया ना। कोई बात नहीं, ठीक है, अपन देख लेंगे जो भी होगा। ओके बेटा, चलिए कल हम देखते हैं। थैंक यू सभी को।